हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र देख रहे हैं। कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट के वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने से ना छूटे। तो चलिए आज के जो वीडियो में हम लोग देखेंगे वह चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय का विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग चैनल पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को साथ में नोट करते हुए चलें ताकि आपको रिवीजन करने में वीडियो को दोबारा देखना ना पड़े। और हाँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक दो बार अवश्य देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज के सीरीज में होने वाला है। तो यहाँ से जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिखाई दे रहा होगा, आज जो हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ राष्ट्रीय धारणा को देखेंगे। राष्ट्रीय धारणा में सबसे पहले हम लोग सकल घरेलू उत्पाद को देखेंगे, जिसको जीडीपी कहा जाता है। जी हाँ, जिसे जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन। फिर उसके बाद देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हम लोगों का पॉइंट्स रहेगा वह भारतीय का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश देखेंगे। फिर उसके बाद प्रति व्यक्ति आय को देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है या कैसे होता है। ये सभी चीजों को यहाँ पे गहन विश्लेषण के साथ देखेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोगों का आज पॉइंट रहेगा वह राष्ट्रीय आय की गणना रहेगा और साथ में इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे। तो आज हम लोग ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं अपने पुस्तक के माध्यम से, जो बिहार बोर्ड की पुस्तक है वहां से आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ से आपको स्लाइड्स में दिखाई दे रहा होगा कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह घरेलू उत्पाद को देखेंगे। जी हाँ, क्या हम लोग देखेंगे? घरेलू उत्पाद को देखेंगे। तो सबसे पहले घरेलू उत्पाद में हम लोग बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद को, जिसको कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको जीडीपी बोला जाता है। फिर उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, यानी जीएनपी। ध्यान रखेंगे, यह सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। और साथ में हम लोग जो देखेंगे एनएनपी को देखेंगे। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं जीडीपी का। तो कहता है किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लोगे कि किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पे बताया गया कि सकल घरेलू उत्पाद किसी एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि में प्राय 1 वर्ष का लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहा जाता है। तो आप इतने पॉइंट्स को ना याद रखिए क्योंकि ये याद नहीं होगा, यही आपके लिए सुटेबल होगा। चलिए अगला जो पॉइंट्स नंबर 2 देखेंगे वह कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पादन है, जिसको हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जितने वस्तु को आप लोग उत्पादन करोगे और उत्पादन करने के बाद उनका जो मौद्रिक मूल्य होगा वही कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है, उससे हम लोग जीएनपी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जीएनपी कहते हैं। जीएनपी यानी कुल राष्ट्रीय उत्पादन तथा सकल घरेलू उत्पाद में अंतर है। आइए यहाँ पे कहा जाता है कि किस तरीके से अंतर है, देख सकते हो कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। यही होता है। आगे बढ़िए तो हम लोग जो थर्ड पॉइंट देखेंगे वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को देखेंगे, जिसे नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। तो कुछ राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है।
अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में जो इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है। ध्यान रखेंगे वह क्या कहलाएगा, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने, पूरे पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। उत्पादन के बीच में इसी का वितरण किया जाता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन के में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत पर किए गए व्यय, कर एवं सीमा का व्यय घटा देने से जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखोगे, ये सभी जो है ये सभी पे जो खर्च करे जाएंगे, कीमत पे, कच्चे माल पे, घिसावट पे, पूंजी पे, तो ये सभी पर जो घटा दिए जाएंगे वो जो, और उसके बाद जो बचत होता है, जो बचता है, उसी को हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं, एनएनपी कहते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश के रूप में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे। भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स को नोट करने हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। ये भी आपको पॉइंट्स को नोट करने, ये वाले पूरे पॉइंट्स को नोट करने हैं। इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया, जिनमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर V.K.R.V. राव के द्वारा 1925 से 29 के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। ध्यान रखेंगे कि इनकी अध्यक्षता में, तो महालनोबिस के, और कब, तो अगस्त 1949 में, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें सन 1948-49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय 246 रुपये 90 पैसे बताई गई। सन 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का विशेष योगदान होता है। प्यारे बच्चों, हमने तीनों क्षेत्र का कवर कर रखा था पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और यहाँ पे सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए आगे के पॉइंट्स में हम लोग जो साझा करेंगे आज आपके साथ, वह प्रति व्यक्ति आय को, जिसे पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। तो सबसे पहले पर कैपिटा इनकम का परिभाषा लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उससे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, और इसका आकलन प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा नेशनल इनकम बटा देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। भारत जैसे बड़े देश में जहां जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको नहीं देखने, सीधे आपको ये पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे के पॉइंट्स पे बढ़िए। तो अगला पॉइंट्स हम लोग समझेंगे कि भारत की जो राष्ट्रीय आय वह काफ़ी कम है तथा प्रति व्यक्ति आय का भी स्तर बहुत नीचा है। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 के अनुसार वर्ष 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 था। ध्यान रखेंगे 2007 में $950 था, जहां भारत का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/48 है। इस प्रकार हम विश्व के कुछ अन्य प्रति व्यक्ति आय वाला देशों के प्रति व्यक्ति आय को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। अमेरिका का प्रति व्यक्ति जो आय है वह $46,040 है, इंग्लैंड $42,740 है, चीन $2360 है, बांग्लादेश $870 है। तो इस तरीके से आपने देखा।
आगे हम लोग बढ़िए तो कहता है कि यहाँ पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कायापलट के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, पर जनसंख्या में भारी वृद्धि तथा अन्य व्यवसायों में उस गति के से विकास न होने के कारण विगत वर्षों में भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता गया है, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको खुद से भी पढ़ने हैं, ध्यान रखेंगे अपने बुक में, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है तो ध्यान रखेंगे। अगला जो बात कहा गया है वह राष्ट्रीय आय की गणना को लेकर किया गया है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कैसे हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, तो आइए बात कर लेते हैं कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयत्नों का ही परिणाम है। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। इस अर्जित आय के स्वामी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग करते हैं। मांग की यह वृद्धि उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है और आर्थिक क्रिया का चक्रीय रूप पूरा हो जाता है। इस कथन को निम्न चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उत्पादन, आय और आय सृजन, मांग, व्यय, पुनः उत्पादन, वृद्धि, प्रेरणा। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से इस कथन को स्पष्ट किया जा सकता है। पहले उत्पादन, फिर आय सृजन, फिर मांग को लेकर, फिर व्यय को लेकर और पुनः फिर से उत्पादन में वृद्धि, प्रेरणा होगा। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ये प्रोडक्शन हुआ, फिर उसके साथ इसके आय मिला, इनकम हुआ, और इनकम के बाद फिर इसमें व्यय हुआ जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं, और साथ में फिर इसका व्यय हो गया और फिर पुनः से यह उत्पादन हो गया। तो इस तरीके से यह चक्र चलते रहता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उत्पादन के रूप में, फिर आय के रूप में, फिर व्यय के रूप में। फिर उत्पादन के रूप में हम लोग देखेंगे उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, फिर आय विधि और फिर व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है, क्योंकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जब इसे उत्पादन योग के द्वारा किया जाता है तो इसे उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। आइए कुछ पॉइंट्स को जानते हैं। तो कहता है कि राष्ट्रीय आय राष्ट्र के आर्थिक स्थिति के आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है। ध्यान रखेंगे इस सभी पॉइंट्स को। अगला पॉइंट्स कहा गया है कि जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को आय गणना विधि कहा जाता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान रखोगे कि जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो जो यह विधि कहलाएगा वह राष्ट्रीय आय गणना विधि या आय गणना विधि कहा जाता है। सेंसस ऑफ इनकम मेथड कहा जाता है। आगे बढ़िए तो कहता है कि राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। यानी प्राप्त की गई व्यक्ति, यहाँ से आप लोग नोट करेंगे कि प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय भी करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से किया जाता है और इस तरह के जो आय होंगे उसको व्यय गणना विधि कहते हैं। आगे बढ़िए तो अगले पॉइंट्स पे यहाँ बात किया गया है मूल्य योग विधि। देखिए मूल्य जो योग विधि है उसमें कहा गया है कि उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है। ऐसे स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो भी उत्पादित वस्तु रहेगा उसका मूल्य बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में जो यह होगा वह क्या होगा, मूल्य योग विधि होगा। व्यवसायिक को आधार पर की गई गणना को व्यवसायिक गणना विधि कहते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या क्या कठिनाइयां हुई है। तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट्स दिया गया कि राष्ट्रीय आय को गणना करने में जो कठिनाई हुई है उसमें आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई हुई है। तो देखिए क्या कहता है कि आंकड़ों को एकत्र करने में क्या कठिनाई होती है। तो पूरे देश के लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में आंकते हैं और इस आंकड़ों को एकत्र करने में अनेक कठिनाइयां आती है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्र के विकास की सही स्थिति नहीं प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे, पूरे देश के लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में आंकते हैं और इस आंकड़ों को एकत्र करने में अनेक कठिनाइयां आती है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्र के विकास में यह स्थिति नहीं प्राप्त होती है। तो ये इनकी कठिनाई है। सेकंड में क्या कहा गया कि दोहरी गणना की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग।
पूरे राष्ट्र के लोगों की उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना सहज नहीं होता है। भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय या उत्पाद को दो स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, जिसके कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लग जाती है। तो यह एक समस्या हो जाएगी, ये कठिनाई हो जाएगी, यानी दोहरी गणना करने के लिए। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि मूल्य के मापने में कठिनाई होती है। बाजार की स्थिति में प्रायः हम देखते हैं कि एक ही वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आती है। वस्तु की कीमत की यही विभिन्नता इसलिए होती है कि विक्रेताओं के एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में उसका यातायात का खर्च, विक्रय व्यवस्था का खर्च और विक्रेताओं की मुनाफे की राशि उसमें जुट जाती है। उदाहरण के रूप में देख सकते हो तो चीनी का उत्पाद मूल्य कारखानों में कम होता है, जबकि यह थोक विक्रेताओं के पास आ जाता है तो मूल्य में बढ़ोतरी होती है। तो ये सभी मूल्य के मापने में कठिनाई होती है। एक तरीके से आप माप नहीं सकते। एग्जाम्पल के रूप में समझो, आपके पास यह चावल, इसमें चावल की पूरा भरी हुई है, तो आपके पास यह चावल की कुछ और होगी और यहाँ से कोई व्यापारी खरीदेगा तो यहाँ पे इसका कुछ रेट और होगा और इसके नीचे जाएगा तो कुछ और होगा। तो ये सभी कंडीशन जब यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं तो इनका जो मूल्य है वह मापा सही से नहीं जा सकता है। एक जगह मापो कुछ और तो एक जगह कुछ और मिलेंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय में क्या होती है, भ्रामक स्थिति पैदा हो जाती है। आगे के पॉइंट्स में देखिए तो हम लोग देखेंगे कि विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान कैसे है। तो किसी भी राष्ट्र की संपन्नता अथवा विपन्नता वहां के लोगों के प्रति व्यक्ति आय या संयुक्त रूप से सभी व्यक्तियों के आय के योग, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, के माध्यम से जाना जाता है। राष्ट्र के विकास के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वह उस राष्ट्र की सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की उत्पादकता अथवा उसकी आय को बढ़ाने के माध्यम से की जाती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा और इस तरीके से यहाँ पे राष्ट्रीय जो आय है देख सकते हो आप लोग, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति जो आय है वह अपने राष्ट्र के विकास में योगदान देता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्रीय आय बढ़ता, प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो गारंटी है कि वह राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाएगा ही। आगे बढ़िए तो कहता है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष भर में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं। ध्यान रखेंगे, शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति में वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन में अधिक श्रमिकों को लगाया जाए। इस प्रकार पौधे जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे वैसे रोजगार, लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा। बेरोजगारों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। श्रमिकों को वेतन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी तथा उनकी जीवन स्तर पूर्व की अपेक्षा बेहतर होगा। आप देख सकते हो यहाँ से आर्थिक विकास को लेकर, तो यहाँ से आर्थिक विकास में क्या होता है कि विकास की क्रिया होती है जिसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और इस तरह से राष्ट्रीय आय क्या हो जाता है, वो पूर्णतः डेवलप हो जाता है। राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में आंका जाता है। ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में आंका जाता है अथवा जिनके लिए भुगतान किया जाता है। जिन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया जाता उनकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट ही करेंगे। आगे बढ़िए तो नर्स अपने बच्चों की सेवा करती है तो उसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं होगी, लेकिन वही नर्स अस्पताल में काम करती है तो उसकी गणना राष्ट्रीय आय में की जाएगी। आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से यहाँ पे एक नर्स की चर्चा लेकर, एक नर्स का उदाहरण लेकर आपको समझाया गया है। आगे बढ़िए तो कहता है कि जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में या उससे अधिक अनुपात में यदि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो समाज का विकास नहीं बढ़ सकता है, वह जहां है वहीं पे स्थिर रहेगा। तो उम्मीद है आज का यह सीरीज आपको पसंद आया होगा। यहाँ से कुछ सारांश है तो आइए देख लेते हैं। तो पूरे भारत में सबसे कम व्यक्ति वाला जो प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के आकलन में जहां घरेलू उत्पाद 2003-04 में नकारात्मक -5.15% थी, वही 2004-05 में से 2008-09 के बीच सकारात्मक होकर 11.03% हो गई, जो बिहार के विकास का अच्छा संकेत है।
राष्ट्रीय आय किसी भी देश के आर्थिक विकास का सर्वाधिक वैज्ञानिक और मान्य आंकड़ा है। प्रत्येक देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो उस देश की आय के प्रमाणित आंकड़ों को प्रस्तुत करती है। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वमान्य प्रमाणित संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में CSO कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रारंभिक प्रयास सर्वाधिक चर्चित उद्योगपति दादा भाई नौरोजी ने सन 1867 से 68 में अपने आंकड़ों के अनुसार बतलाया कि भारत का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। राष्ट्रीय आय के गणना के अनेक प्रयास किए, जिनमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VKRV राव के द्वारा 1925 से 1929 के बीच दिया गया आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था। सकल घरेलू उत्पाद प्राय एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका है। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई या 3 तरीके से देखने को मिलेगी। एक तो आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, मूल्य मापने की कठिनाई। विकास की क्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय आय में वृद्धि एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से ही आर्थिक विकास की स्थिति बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगले सीरीज में मिलेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर में, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें, और ना होता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको इस चैनल पे क्वेश्चन सीरीज भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।